नायला आज खाना तुमने बनाना है, इसलिए पहले खीर बना लो फिर किचन संभाल लेना। मैं अपने कमरे में बड़ी फुर्सत से लेटी हुई थी जब सास ने कमरे में झांक कर हाँक लगाई। इतना बोलकर वो वापस चली गई, जबकि मैं उनकी बात समझने की कोशिश करने लगी। मेरी सास मुझसे बहुत ही कम मुखातिब होती थी, अगर बात करती भी तो बहुत ही कम। मैंने कुड़कर सोचा क्या था अगर वो यही बात प्यार से कर लेती। दिल ही दिल में कुड़ती मैं सास के कमरे में चली गई, जहाँ वह क्रोशिये से कुछ बना रही थी। अम्मा क्या बनाना है आप बता दें, खीर बाद में भी पकती रहेगी वरना खाने में देर हो जाएगी। मैंने तो सही बात की थी, मगर इस बात पर सास को पतंगे लग गए। अरे बीबी, मैं समझती हूँ सब तुम्हारी दिमागी फुर्तियां। तुम खीर से पहले खाना पकाने की बात इसीलिए कर रही हो ना कि लोगों में मुझे बदनाम कर सको कि मेरी सास ने तो खीर भी ना पकवाई, सीधा ही खाना पकाने पे खड़ा कर दिया। मैं सास की बात सुनकर शशदर रह गई। भला ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, फिर सास को क्यों ये बात सताने लगी। मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अगर कोई जवाब देती तो ये बात वापस मेरे ही गले में पड़ती। इसलिए चुपचाप किचन में आकर दूध उबालकर खीर पकाने रखती। अब सब्जी तो वही बनानी थी जो सास कहती, मगर वहां जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, सो चुपचाप खीर बनाने लग गई। कुछ देर बाद रिजवान आए, उनके हाथ में सब्जी वाला शॉपर था जिसे वो किचन में रखकर कमरे में चले गए। मुझसे बिल्कुल भी मुखातिब नहीं हुए। एक तो पहले मैं कुड़ रही थी, ऊपर से शौहर की इस हरकत पर मेरा दिल कट कर रह गया। सारे घर वालों के हालात बहुत खराब थे। अगर कहा जाए कि एक से बढ़कर एक मुकाबले पर पागलपन का मुजाहरा कर रहे थे तो ये बिल्कुल दुरुस्त था। मेरी सास का तो मैं बता ही चुकी हूँ, हालांकि मैं उनकी पसंद से इस घर में आई थी, लेकिन वो तो मुझे बिल्कुल ही घास नहीं डालती थी, गोया मैं जबरदस्ती उन पर मुसल्लत हुई हूँ। मेरे शौहर, जिन्हें बस अपनी जरूरियात के लिए मुझे पुकारना आता था कि खाना ला दो, कपड़े प्रेस कर दो, बस उनके लिए मेरी हैसियत एक मुलाजिमा किसी थी। और तीसरा फर्द थी मेरी नंद, जिस पर मुझे बाज औकात हंसी और कभी कभार गुस्सा भी आता। वो हर वक्त कमरे में बंद रहती थी, कभी बाहर निकलना ही गवारा नहीं करती थी। सास उसे खाना पानी और जरूरत की हर चीज कमरे में ही पकड़ाती थी। मेरी शादी को 3 माह हो चुके थे, मगर आज तक मैंने उसकी बिल्कुल भी शक्ल नहीं देखी थी। मुझे हैरत होती थी। शादी से अगले रोज मेरी सास ने मुझे बाकायदा घर के एक कोने में बने कमरे के करीब ले जाकर कहा, यहाँ मेरी बेटी रेहाना रहती है, तुम इस पूरे घर में कहीं भी घूम फिर सकती हो, कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकती हो, मगर तुम्हें मैं बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगी कि तुम इस कमरे के करीब भी जाओ, इसीलिए यहाँ से दूर रहना। जिस दिन तुमने अपनी हद पार की तो सीधा अपने घर तलाक लेकर जाओगी। मुझे सास की बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, अपनी सास से इस मुतालिक सवाल भी क्या करती, सो चुप करके उनकी बात पर सर हिला दिया। शाम को जब सारे मेहमान घरों को चले गए तो मैंने फुर्सत देखकर रिजवान से पूछा कि आपकी बहन शादी में नहीं देखी मैंने, और किसी ने उसके मुतालिक पूछा भी नहीं। रिजवान को मैंने एकदम से गुस्से में आते देखा। वो मुझे एक कोने में ले जाकर बोले, नाइला, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से अपनी बहन का जिक्र न सुनूं। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अम्मा ने जिन बातों का समझाया है उन पर अमल करो और दूर रहो। अगर तुमने दोबारा उसके मुतालिक पूछा तो तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर जाना होगा। सास की बातों पर तो मुझे ताज्जुब हुआ था और शौहर की बातों पर गुस्सा आया था। भला अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ कोई इस लहजे में भी बात करता है। लेकिन यही तो मसला था कि मैं नई नवेली दुल्हन थी, सो चुपचाप शौहर की तल्ख बातों को भी हलक से उतारकर बर्दाश्त कर लिया। उस रोज के बाद मैंने तहैया कर लिया कि नंद के मुतालिक कोई बात नहीं करनी। मुझे अपना रिश्ता प्यारा था, ना कि वो तजस्सुस जिसके पीछे मैं अपना घर गंवाती। सो चुप साध कर घर में मसरूफ हो गई। सास ने मुझसे 3 माह कोई काम नहीं करवाया, सारा काम खुद करती। मेरे शौहर भी सारा दिन घर में बैठे रहते, दिल चाहता तो दोस्तों के पास चले जाते। मैंने अक्सर रिजवान से पूछा कि घर का खर्च कैसे चलता है, तो वो कहने लगे, तुम्हें इससे क्या, जहां से भी चले, तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, वैसे मेरी कुछ जमीन है, बस उसका ठेका आ जाता है। रिजवान ने अपने जवाब पर मेरी बुझती शक्ल देखी तो कुछ सोचकर बोले। मैं वहां फकत कंधे उचकाकर रह गई। अब तो मैंने कतई तौर पर खुद को घर के तमाम मामलात से अलग कर लिया था। वो पहला दिन था जब सास ने खुद मुझे खाना पकाने का बोला। उसके बाद से इस घर पर मेरा पूरा इख्तियार हो गया। लेकिन मैं फिर भी कभी कभार सोचती कि नंद कैसे इतने माह एक ही कमरे में बंद रह सकती है। उसे भी तो कोई हवाखोरी की जरूरत होती होगी, मगर मचाल है कि वो लड़की अपना चेहरा भी दिखाती हो। लेकिन फिर शौहर की तनबीह याद आती तो मैं खुद पर काबू पा लेती। उस घर में एक बात और भी थी जो कि बेहद अजीब थी। हमारे घर के बाहर अक्सर रश लगा रहता था। मुझे रिजवान बाहर नहीं जाने देते थे। उनका कहना था कि जब मैं चाहूंगा तो मैं के ले जाऊंगा, इसके अलावा तुम बाहर नहीं निकलोगी। मुझे अपना घर बसाना पसंद था तो इस बात पर कायम रही, जबकि इन 3 माह में एक मर्तबा भी घर वापस नहीं गई। लेकिन मुझे रश का अंदाजा इसलिए था क्योंकि मेरा ससुराली घर गली के एक सुनसान गोशे में था। उसके इर्द गिर्द जितने भी घर थे वो सभी ज़ेरे तामीर थे। सो सुबह के वक्त वहां कोई दर्जन मिस्त्री ही होते थे, वरना रिहायशी इलाका उससे थोड़ा आगे जाकर शुरू होता था। रात के वक्त वहां थोड़ा सा भी शोर अच्छा खासा सुनाई देता था, लेकिन जैसे ही रात के 9-10 बजते हमारे घर के बाहर एकदम से शोर में डूबी हल्की हल्की बिनबिनाहटें शुरू हो जाती, जैसे बहुत से लोग यहाँ किसी काम से खड़े हैं। मैंने कई मर्तबा रिजवान को बोला कि बाहर जाकर देखें, मुझे लगता है कि लोग जमगट्टा लगाकर खड़े हैं, मगर जब मैं ऐसी बात करती वो तैश में आकर कहते, सो जाओ, आधी रात को तुम्हें बिला वजह का शोर सुनाई देने लग जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहाँ है आवाज है।
लेकिन मुझे शोर बड़े आराम से सुनाई देता। मैं जोर देकर बोलती, सुने तो, लगता है काफी लोग जमा है। मगर वो कान लगाकर सुनने के बाद कहते, वहम है तुम्हारा, कोई शोर वोर नहीं है। मैं भी सर झटक कर लेट जाती, मगर वो शोर 2-3 बजे तक जाकर कहीं बंद होता था। जब ऐसा 3-4 मरतबा हुआ और रिजवान ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया तो मैं सास के पास चली गई। उन्हें जाकर कहा कि अम्मा, आपको शोर सुनाई दे रहा है जैसे बाहर बहुत से लोग जमा हो। मगर सास ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, कौन सा शोर? बहू, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? लगता है अभी तक तुम्हारा दिमाग किचन के बर्तनों में ही उलझा हुआ है। जाओ जाकर सो जाओ, मेरी भी बिला वजह नींद बर्बाद की। सास ने पहले तो आराम से बात की, मगर आखिर में तलखी से बोली तो मैं गू मगू की कैफियत में अपने कमरे में चली गई। वहां और भी कोई होता तो शायद मैं उससे भी शोर की तस्दीक करती, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था, सो मैं अपना वहम समझकर सो गई। अगली सुबह उठी तो सास ने रिजवान से कहा, जाकर अपनी बीवी को दम करवा लेना कहीं से, इसे ख्वामखा का शोर सुनाई देता है। इस बात पर रिजवान बुरी तरह खंखारे और मुंह छुपा लिया। हाँ माँ मुझे भी कहती है, चले तावीज ले आऊंगा इसके लिए। मैं अपनी जगह चुपकी से बैठी रही। अब मुझे भी लगने लगा था कि मैं बीमार हूँ और मुझे वाकई कोई दम दुरूद चाहिए, लेकिन मैं इंतजार ही करती रह गई, मगर रिजवान ने ऐसा कुछ नहीं ला कर दिया। 3 माह बाद मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई तो सास ने घर में ही दाई को बुलवाकर मेरा हामला होने की तस्दीक कर दी। ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझसे भी ज्यादा खुश मेरी सास थी। अलबत्ता रिजवान के चेहरे पर बेचैनी थी, गोया वो खुश होना भी चाहते थे और नहीं भी। रात को जब हम कमरे में जाने लगे तो सास ने रिजवान को अपने कमरे में बुलाया। मैं बज़ाहिर तो कमरे में जा चुकी थी, लेकिन उनके पीछे ही सास के कमरे से बाहर खड़ी हो गई। वहां मुझे कोई भी बात वाज़ेह तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन कुछ घुटी घुटी बातें कानों में जरूर पड़ी, जिसमें रिजवान अपनी माँ से बहस कर रहे थे। वो उन्हें किसी बात से मना कर रहे थे, लेकिन सास उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये बच्चा बहुत जरूरी है, तुम्हें कुर्बानी देना होगी, वगैरह वगैरह। मगर रिजवान झंझला कर कहते, अम्मी वो मेरी औलाद है, कैसे दे दूं कुर्बानी? या तो मैं उसे पैदा नहीं करूंगा या आप उसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं इतना ही सुन पाई। उसके बाद रिजवान शायद कमरे से बाहर आ रहे थे तो मैं भी भाग कर अपने कमरे में चली गई, लेकिन उन दोनों की घुटी घुटी बातों ने मेरा एकदम से दम घोट दिया था। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, ऊपर से रह रहकर पसीने आ रहे थे। यानी मेरे बच्चे की कुर्बानी, लेकिन क्यों? ऐसा क्या है जो सास चाहती है और शौहर नहीं चाहते? सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। लेकिन काफी देर मुझे कमरे में हो गई तो मैंने बाहर निकल कर देखा, रिजवान घर पर नहीं थे। मैं भी चुपचाप कमरे में वापस आ गई। वो पूरी रात मैंने जाग कर गुजारी। रह रह कर मेरे दिल में खदशात उभरने लगे। पूरी रात की सोचों का नतीजा सुबह यह निकला कि मैंने यकीन कर लिया कि रिजवान ये बच्चा नहीं चाहते, लेकिन सास को अपना पोता चाहिए। शौहर से लाख मोहब्बत होने के बावजूद मुझे सास अच्छी लग रही थी, जिसे कम से कम मेरी ममता का तो ख्याल था। मैंने अगले रोज सास के लिए खूब दिल लगाकर खाना तैयार किया, साथ ही उनके पैर भी दबाने बैठ गई, जिस पर उन्होंने कोई एतराज भी नहीं किया। जब मैं खाने के बर्तन लेकर वहां से जाने लगी तो उन्होंने मुझे पुकार कर कहा, बहू क्या अब भी तुम्हें रात को रोज शोर सुनाई देता है? सास के मुंह से ये बात बड़ी गैर मुतवक्का थी, मगर मैंने इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि वो शोर अब भी मुझे डराता था। लेकिन फर्क इतना था कि मैं उसका जिक्र किसी से नहीं करती थी। ये तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर असरअंदाज होगा। मैंने रिजवान को बोला था तुम्हें दम करवा दे, मगर उसने नहीं सुनी। चलो खैर, तुम परेशान मत होना, मैं कुछ करती हूँ। मैं बेयकीनी से वहां से चली आई, क्योंकि ऐसे ताज्जुब का इजहार उन्होंने पहली मर्तबा किया था, वरना वो हमेशा ही ऐसे गले सड़े लहजे में मुझसे मुखातिब होती थी।